Truth is the virtue, but higher still is truthful living. Welcome students. Welcome into our new topic of the fertilization, the next stages. Next stage is sperm capacitation. Sperm capacitation मतलब sperm की क्षमता, कैसे स्पर्म वेजाइना तक पहुंचता है, किस तरह से उसका पाथ तय किया जाता है, वो हम अब स्पर्म कैपेसिटेशन में पढ़ेंगे। एक्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। एक्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एक्टिवेशन इन द मैमल। From the 2015 to 2017, in the NEET examination, this question is attempted into 3 times. What is the capacitation? Act of the activation of sperm is called capacitation, and sperm capacitation is proceed in the female genital tract. This is the most important thing about the sperm capacitation. Sperm अपनी क्षमता सिर्फ और सिर्फ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही प्रदर्शित करता है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही आकर के उसका कैपेसिटेशन होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स ने एपिडाइडेमिस में टिक किया था, जो गलत है। इसको याद रखिएगा कि स्पर्म कैपेसिटेशन प्रोसीड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, नॉट इन द epididymis. In this process, some secretion of female genital path remove the coating of acrosome. हमें मालूम है कि स्पर्म एक्रोसोम होता है हाइड रीजन में, इसके ऊपर एक कोटिंग है। जैसे ही स्पर्म फीमेल जेनिटल पाथ में आता है, वहाँ पर फीमेल जेनिटल पाथ में कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो क्या करते हैं, इस एक्रोसोम की जो लेयर होती है, जो कोटिंग होती है, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। आफ्टर रिमूविंग दिस कोटिंग, स्पर्म में एक्टिवेट टू पेनिट्रेट द ओवम। ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए अब स्पर्म पूरी तरह तैयार हो जाता है जब उसकी कोटिंग हटा दी जाती है। किससे हटेगी? जेनिटल पाथ में जो एसिडिक एंजाइम्स हैं उनसे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट इवेंट क्या होता है कि अब जो स्पर्म है वो फीमेल जेनिटल पाथ में आ चुका है, एक्रोसोम के ऊपर से जो कोटिंग हट चुकी है, और वो ज़्यादा ही तेज़ी से पेनिट्रेट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिजिकल और केमिकल इवेंट्स साथ साथ होने लगते हैं। पहला इवेंट क्या है? फर्स्ट एक्रोसोम रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस एक्रोसोम रिलीज स्पर्म लाइसिन। ये हमने पढ़ा था, स्पर्म लाइसिन होता है स्पर्म में। अब क्या होगा, जो एक्रोसोम है वो भी स्पर्म लाइसिन रिलीज करेगा टू पेनिट्रेट एक एग मेम्ब्रेन। जो अब ओवम की जो एग मेम्ब्रेन है उसको हटाने के लिए एक्रोसोम भी स्पर्म लाइसिन पेनिट्रेट करता है। इन द प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी oocyte। कहाँ है एग मेम्ब्रेन? सेकेंडरी oocyte पर। अब स्पर्म लाइसिन्स आर हाइलोरोनिडेज। फर्स्ट हाइलोरोनिडेज स्पर्म लाइसिन है, वो क्या करेगा, डिजॉल्व हाइलोरोनिक एसिड विच इज सीमेंटिंग फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल से बनी हुई है ओवम। अब उस ओवम में जो फॉलिकल सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक सीमेंटिक प्रोसेस के द्वारा। अब हाइलोरोनिडेज एसिड क्या करता है, हाइलोरोनिक एसिड रिलीज करता है। वो क्या करेगा, फॉलिकुलर सेल्स को डिसॉल्व करता है। देन कोरोना डाइजेस्टिव एंजाइम, इट डिसॉल्व ला कोरोना रेडिएटा। देन एक्रोसिन क्या करेगा, जॉना पेलुसिडा को डिसॉल्व करेगा।
हमें मालूम है कि सेकेंडरी oocyte में जोना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है और फॉलिकल सेल्स हैं। फॉलिकल सेल्स की जो सीमेंटिंग है वो हाइलोरोनिक एसिड डिसॉल्व करता है। कोरोना रेडिएटा को कोरोना डाइजेस्टिव एंजाइम रेडिएट करेगा और जोना पेलुसिडा को एक्रोसिन डिसॉल्व करेगा। इन द एक्रोसोमल रिएक्शन, लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन of secondary oocyte and also the plasma membrane of sperm, क्या होता है एक्रोसोमल रिएक्शन में जो सेकेंडरी oocyte पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है और स्पर्म पर भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं, कम टू नियर ईच अदर फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए नीडिंग क्या है? प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, pH होना चाहिए, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन इज कंपल्सरी। कैल्शियम आयन इज द मस्ट बिकॉज in the absence of calcium ion, fertilization is not completed. When these layers come into the contact, which layers? Plasma membrane of the sperm and the plasma membrane of ovum. When these layers come into the contact each other, plasma membrane of secondary oocyte depolarized. Secondary oocyte depolarized. Sodium ion channels open and calcium ion come into secondary oocyte. जैसे ही ये दोनों लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं, सेकेंडरी oocyte डीपोलराइज्ड हो जाता है, यानी अदर स्पर्म्स को अब आने नहीं देगा। क्या होगा? सोडियम आयन चैनल्स खुल जाएंगे एंड कैल्शियम आयन ऑल्सो कम इनटू द सेकेंडरी oocyte. डीपोलराइजेशन क्यों ज़रूरी है? डीपोलराइजेशन स्टॉप पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये है सेकेंडरी oocyte, अब हमें ये मालूम है कि कई सारे स्पर्म ओवम के पास आते हैं, लेकिन विच स्पर्म कम इनटू कांटेक्ट ऑफ द ओवम, then all sperm may be stopped. NH चैनल खुल जाएगा, एक चैनल बन जाएगा। जैसे हम लोग अपने दरवाजे पे जो चैनल वगैरह लगाते हैं, आप देखते हैं ना, घर पर लगे रहते हैं चैनल कि उसके बाद हम लोग उसको बंद कर देते हैं और जब हमारा कोई मेंबर अंदर आ गया तो वो चैनल बंद हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम आयन ओवम में एक चैनल जैसा क्रिएशन कर देता है। जैसे ही ये क्रिएशन हो गया और स्पर्म अंदर आ गया, अदर स्पर्म्स की एंट्री रुक जाएगी, यानी पॉलीस्पर्मी रुक गई। अब आते हैं एक्रोसोम रिएक्शन के बाद क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होगा? एज सून मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte come in contact to each other, cortical reaction started. जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, तुरंत कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड कॉर्टिकल ग्रैनुलस विच इज प्रेजेंट अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉर्टिकल ग्रैनुल जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर के नीचे कॉर्टिकल ग्रैनुलस प्रेजेंट होंगे। अब ये कॉर्टिकल ग्रैनुलर क्या करते हैं? अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही स्पर्म और oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के करीब आती हैं, कम इनटू कांटेक्ट टू ईच अदर, कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्टेड एंड कॉर्टिकल ग्रैनुलस attached to the plasma membrane and cortical granulars are present under the plasma membrane. These granulars come into the middle of membrane and zona pellucida. अब देखिए जो zona pellucida है उसके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये आ जाएंगे। कौन?
cortical granula attached to the plasma membrane. This granules come into the middle of membrane and zona pellucida with the help of cortical enzymes. इन दोनों लेयर के बीच में कॉर्टिकल ग्रेनुलेसा किसकी मदद से आते हैं? ये आते हैं कॉर्टिकल एंजाइम्स की मदद से एंड स्टॉप पॉलीस्पर्मी. अब ये आकर के क्या करते हैं? पॉलीस्पर्मी को रोक देते हैं. अब sperm entry. Next stage is the sperm entry. Where the sperm come into secondary oocyte, there will be fertilization cone and receptive zone as formed. अब देखिए ये है सेकेंडरी oocyte. अब जिस जगह से ये स्पर्म एंट्री करेगा वहाँ एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. इस कोन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन और रिसेप्टिव कोन. रिसेप्टिव मतलब जहाँ आप आकर के संपर्क कर सकें. जैसे हमारे स्कूलों में भी होता है रिसेप्शन जोन, यानी वो जोन जहाँ आकर के आप कांटेक्ट कर सकें. यानी जिस जोन पर के आकर के इस स्पर्म ने कांटेक्ट किया है, दिस नोन एज द रिसेप्टिव कॉन. व्हेन द स्पर्म कम इनटू द सेकेंडरी oocyte, मियोसिस सेकेंड विल बी स्टार्टेड. ये हमने अपना पहले वीडियो में भी पढ़ा था जहाँ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे. नहीं पढ़ा होगा तो आप एक बार उसमें जा कर के देख लीजिएगा कि जो oogenesis है वहाँ मैंने पढ़ाया था कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस होता है, जिसके बाद से क्या बनता है? ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है. मियोसिस सेकेंड अकर्स एंड फॉर्म ए ओवम एंड अ सेकेंड पोलर बॉडी. And pronucleate of ovum and pronucleate of sperms chromosome will be fuse. अब जो प्रोन्यूक्लिएट है स्पर्म में, उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम मौजूद हैं, यानी मेल का जो स्पर्म है उसका जो प्रोन्यूक्लिएट है उसमें जो क्रोमोसोम मौजूद हैं, और फीमेल का जो ओवम है उसके प्रोन्यूक्लिएट के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम मौजूद हैं उनका फ्यूज़न होगा तो वो क्या कहलाएगा? एम्फीमिक्सिस. प्रोन्यूक्लिएट ऑफ ओवम एंड प्रोन्यूक्लिएट ऑफ स्पर्म्स chromosome will be fused and this process is known as the amphimixis. Ovum have no any centriole. सेंट्रियोल किसके पास मौजूद है? स्पर्म के पास मौजूद है. ओवम के पास अपना कोई सेंट्रियोल नहीं होता. आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन, दोनों का मतलब अब एक जो एन गैमीट है मेल के स्पर्म का और एन गैमीट है फीमेल का ओवम का, तो दोनों में जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हुआ? डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. Okay, after the fertilization of the haploid sperm and haploid ovum, it will be formed the diploid zygote. This process is known as the fertilization. And significance of the fertilization is establishment of diploidy. अगर fertilization नहीं होगा तो स्पर्म और ओवम दोनों ही हैप्लॉइड रहेंगे, वो डिप्लॉइड पोजीशन में कभी पहुँचेंगे नहीं. फिर स्टार्टिंग ऑफ द क्लीवेज, न्यू जाइगोट से न्यू बेबी, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है और वो कैसे होगा? क्लीवेज की फॉर्म से होगा. एंड थर्ड इज द डिफ्रेंशिएशन विल बी स्टार्ट. डिफ्रेंशिएशन विल बी स्टार्ट मतलब मेल एंड फीमेल मेक अ न्यू बेबी, मेक अ न्यू जनरेशन. मदर और फादर दोनों से वो अलग बनेगा, यानी एक नई डिफ्रेंशिएशन चालू हो रही है. And fourth is the after formation of zygote, sex determination is started. जैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का, एक न्यू सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्टेड हो जाएगा.